ऐतराज सीरीज का चौथा वीडियो। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि 73वां संविधान संशोधन क्या था। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि चुनाव आयोग क्या था, राज्य चुनाव आयोग, और तीसरे में देखा राज्य वित्त आयोग क्या था। और अब चौथे वीडियो में हम इनसे संबंधित सारे मुख्य परीक्षा में आने वाले प्रश्न देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न लगभग वीडियोज़ के साथ ही कंप्लीट हो गए हैं। चूँकि मेंस में लिखना भी पड़ता है तो आंसर ड्राफ्टिंग भी हम करके देखेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है। एक सुझाव भी मुझे आपका चाहिए, अगर आप कमेंट कर पाएँ तो। मैं लाइव क्लास लेने का सोच रहा हूँ। यदि आप लोग सभी ठीक समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट करूँगा 2, 4, 8, 10 दिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से मेंस में आ सकते हैं। जन भागीदारी 3 वर्ड में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 73 संविधान संशोधन, पंचायत राज का इतिहास, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के प्रावधान, राज्य चुनाव आयोग की सेवा शर्तें, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग में प्रावधान, राज्य वित्त आयोग के कार्य, भारतीय संविधान में पंचायत। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है? एक हमने विशेषणात्मक एक क्वेश्चन बना लिया जो राज्य के संबंध में विशेष पूछ। और स्थानीय स्वशासन, सबके सामने मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है कि कौन सा कितने वर्ड में आ सकता है। 3 वर्ड 3, 6, 15, 6, 15, 6, 15, 6, 15, 6, 15, 6, 15 और 3 और 6, ये मैंने लिख दिया है। तो आप लोग अब गौर से देखें इनको आंसर कैसे लिख सकते हैं। ये लिखा है जन भागीदारी। तो हम जन भागीदारी की सीधी सीधी परिभाषा मैं आपके लिए लिख के ले आया हूँ। जनता का शासन की विभिन्न नीतियों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनना ही जन भागीदारी कहलाता है। मोर देन इनफ है, इतने में समझ जाएगा। 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर आप लिख सकते हैं 2000 शब्द, पर चूंकि हमें 3 नंबर के आंसर में लिखना है तो हम एक परिभाषा लिखेंगे और इसको 6 नंबर का कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लोकतंत्र में शासन को प्राप्त शक्ति को जनता के निचले स्तर तक प्रत्यायोजन करके पहुंचाना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। मैंने प्रत्यायोजन इसलिए लिखा है, इसको डेलीगेशन भी बोलते हैं। डेलीगेशन नहीं, प्रत्यायोजन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप उस वर्ड की अहमियत को समझें। प्रत्यायोजन अपनी शक्ति किसी नीचे वाले आदमी को देने का स्पेशल वर्ड होता है। तो आप इस टाइप के कोई अच्छे वर्ड हो, ज़्यादा टिपिकल नहीं ढूंढना है, पर ऐसा वर्ड जो आसानी से एग्जामिनर को भी समझ में आए और आपको पता हो तो वो लिख देना। तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार से जिला, जिला से नीचे ग्राम पंचायत तक शासन की शक्ति को पहुंचाना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसमें स्थानीय जनता स्वयं के लिए स्वयं ही नीति बना सकती है, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। 73rd अमेंडमेंट आ गया तो क्वेश्चन क्या है? 73वां संविधान संशोधन। इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है। तो जब 73वां संविधान संशोधन लिखा है तो हमको इसका इतिहास भी बताना पड़ेगा और इसमें आने वाले प्रावधान भी बताना पड़ेगा और वर्तमान कंडीशन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्पेसिफाइड नहीं किया किस चीज़ पे पूछ रहा है। तो हम लिख देंगे भारतीय संविधान में 73वां संविधान तो इतने इतने में हुआ। थोड़ा पुराना इतिहास बताएंगे, फिर थोड़ा उसके प्रावधान बताएंगे, फिर थोड़ा चुनाव और वित्त आयोग के बारे में बताएंगे और वर्तमान परिदृश्य बताएंगे। यानी हम पूरा उसमें आंसर लिख देंगे। आगे देखते हैं पंचायत राज का इतिहास। अब आप गौर करो, क्वेश्चन किस चीज़ पर पूछ रहा है? क्वेश्चन इतिहास पर है। क्वेश्चन किस चीज़ पर है? क्वेश्चन इतिहास पर है, ना कि पंचायत राज पर है। तो हम इंट्रो में लिखेंगे वर्तमान में भारत में वर्तमान में पंचायत राज स्थानीय सुशासन की जड़ है और जनता की शासन में भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है, परंतु वर्तमान स्वरूप आने में से कई दशक लगे हैं। अब देख रहे आप, हमने उसका इंट्रो बनाया पर हमने उसका वर्तमान स्वरूप आने में कई दशक लगे हैं। तो अब हम उसका इतिहास बता देंगे कि चोल के शासनकाल में था, फिर 1882 में स्थापना करने की कोशिश की, फिर अनुच्छेद 40 आज़ादी के बाद जुड़ गया, फिर इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कई समितियां बनी, फिर राजीव गांधी सरकार ने इसको पेश किया, फिर वो फेल हो गया तो राव सरकार ने 73rd अमेंडमेंट करके कर दिए सब, तो संवैधानिक दर्जा मिल गया और इसमें चुनाव और वित्त का प्रावधान भी किया गया। और वर्तमान में एमपी ने क्या किया? मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम सबसे पहले लागू किया और इस तरह ये वर्तमान परिदृश्य में आया। इतिहास में क्वेश्चन तो ऐसे लिख देंगे। और आगे देखते हैं सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो इसमें मैंने बनाया था, क्या राज्य चुनाव आयोग राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सक्षम है?
अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं पूछी गई है, ना तो प्रावधान पूछे हैं, ना तो राज्य चुनाव आयोग पूछा, एक आपसे विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछ लिया है। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो उसका आंसर सीधा सीधा है। क्वेश्चन किस पे है? विश्लेषणात्मक। तो हम जरा सा इंट्रो देंगे कि राज्य चुनाव आयोग क्या है, तो हम लिख देंगे कि 243 में इसका प्रावधान है। किसने किया है? 73 संविधान संशोधन करके मूल संविधान में इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। और किसने किया है? केंद्र ने। तो क्या राज्य आयोग चुनाव कराने में सक्षम है? तो हम बोलेंगे कि सक्षम है। कैसे? क्योंकि केंद्र ने ही प्रावधान किए कि नियुक्ति के बाद हटाना बहुत मुश्किल होगा। कैसे हटाया जाएगा? जैसे कि हाईकोर्ट का जज हटाया जाएगा, और जो हाईकोर्ट के जज को हटाने की पावर राज्य सरकार के पास नहीं है, इसलिए राज्य में जो चुनाव आयोग है वो पर्याप्त सक्षम होगा राज्य सरकार को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो उसको हटा नहीं सकती। दूसरा, उसकी अपॉइंटमेंट के बाद उसके किसी भी काम में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अलाभकारी से मतलब ना तो उसका कार्यकाल कम किया जा सकता है, ना वेतन कम किया जा सकता है, ना उसको मिलने वाली सुविधाएं कम की जा सकती हैं। तो भी वो क्यों राज्य सरकार से डरे? तो इस टाइप के प्रावधान तो केंद्र ने पहले ही इस बात को सोच के कर दिए हैं कि अगर ये सारी चीज़ें राज्य के कंट्रोल में देंगे तो राज्य चुनाव आयुक्त को क्या करेंगे, बाइज्ड कर लेंगे या निष्पक्ष होने में दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो इसलिए भी हम बोलेंगे कि वो सक्षम है। दूसरा, आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास कोई भी शक्ति नहीं बचती, सारी किसके पास चली जाती? चुनाव आयोग के पास। इसलिए भी चुनाव आयोग नहीं डरता। दूसरा, चुनाव आयोग को शक हो जाए या साबित हो जाए या कोई गड़बड़ी हो जाए तो चुनाव क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है, जिसके लिए उसको किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं विवेक से ये कर सकता है। चौथा, वह सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर सकता है बिना राज्य की परमिशन से, और किसी भी बात को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ऐसा कोई भी प्रावधान राज्य सरकार या आयोग के लिए नहीं है कि वह राज्य सरकार की कोई भी बात मानेगा। जब कोई बात नहीं मानेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो वो क्यों डरेगा राज्य सरकार से? तो मतलब हम ये बोलेंगे कुल मिला के कि राज्य चुनाव आयोग पर्याप्त रूप से सक्षम है चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए। अंतिम में हम ये बात जरूर लिख देंगे, परंतु चूंकि अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्य करती है, और वह राज्य का कर्मचारी ही होता है, सीनियर रिटायर्ड। इसलिए इस बात की संभावना फिर भी बनी रहती है कि वह राज्य की रूलिंग पार्टी के पक्ष में कुछ निर्णय दे सकता है। बेहतर तो ये होना चाहिए जिसको राज्य चुनाव आयुक्त बनाया जाना चाहिए वह उस राज्य का कर्मचारी नहीं होगा, अन्य किसी राज्य का कर्मचारी हो रिटायर, तो वह उस राज्य के प्रति बाइज्ड नहीं होगा। बस इस टाइप से लिख के हम इसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये थे सारे टॉपिक। अगर मैं जितने क्वेश्चन बताया उसमें से कोई और क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, नहीं लिखते बन रहा, तो आप कमेंट करें, मैं उसका भी आंसर आपको लिख के बताऊँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।